So, welcome everyone. In this session, we will discuss Economic Survey 2024-25. तो इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है और इस इकोनॉमिक सर्वे को हम यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, एंड बोथ ऑफ दीज आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है इकोनॉमिक सर्वे लाना, लेकिन एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड एंड जैसे कि हमारा जो यूनियन बजट होता है वहाँ आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। और ये कब प्रेजेंट किया जाता है? इट इज प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एनुअली, यानी कि एवरी ईयर ये प्रेजेंट किया जाएगा, दोनों हाउसेस में दिया जाएगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, एंड इट विल बी गिवन जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, यानी कि बजट से जस्ट एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सर इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना वो है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है कि कुछ हमने एनालिसिस किया है, हमने कुछ डेटा ऑब्जर्व किया है, डेटा कलेक्शन किया है। तो ये जितना भी आपका डेटा होगा ये पास्ट बेस्ड डेटा होगा, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2025 को जो रिलीज हुआ ये प्रीवियस 12 मंथ यानी कि फरवरी 24 से और जनवरी 25 तक परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बजट की, जो कि 1 फरवरी 2025 को आया है, ये बजट आपका नेक्स्ट 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसके बारे में बात करेगा। यानी कि उसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट वो सेट आउट करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो है, इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस 12 मंथ के बारे में बात करता है और गवर्नमेंट स्कीम का रिव्यू की परफॉर्मेंस कैसी रही और जो एग्जिस्टिंग चैलेंज है उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर में क्या पॉलिसी फॉलो करें, हमारे फ्यूचर में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 के बारे में होगा, और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंसमेंट डिसाइड करेगा, और ये बेसिकली एक ब्रॉडर पॉलिसी इनिशिएटिव होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक एनालिटिकल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर पॉलिसी को कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉलिसी एनालिसिस किया जा रहा है बाय द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और बजट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, अनाउंस कर रही है कि भाई अगले 1 साल में हमारा ये प्लान सरकार का है। तो ये डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में सब यही चीजें दी होती हैं, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस सर्वे, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, है ना, आने वाले 12 महीने में क्या करने वाले हैं, वो सब चीजें यहाँ पर दी होती हैं। अब सवाल उठता है कि सर हम एग्जाम में इसको कैसे यूज करें? तो देखिए प्रीलिम्स में हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हमारी सर्वे में मेंशन्ड हैं वो सारी गवर्नमेंट स्कीम को हमें इन डेप्थ स्टडी करना है, उनके फीचर्स को इन डेप्थ स्टडी करना है, ठीक है। और इस डिस्कशन में मैं वो स्कीम्स के नाम आपको बताता रहूंगा। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, डेटा ट्रेंड है, ठीक है, वो हमें देखने हैं कि हमारा ग्रोथ रेट का डायरेक्शन क्या रहा है, हमारा फिजिकल डेफिसिट का डायरेक्शन क्या रहा है ना, और हमारी एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में हमारे एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रीलिम्स में फोकस करनी है। अगर हम बात करें मेंस की, तो सर मेंस में हम यहाँ से डेटा फैक्ट्स को लेंगे और डेटा फैक्ट्स को अपने पॉइंट को सबस्टेंशिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा, हम दूसरा यूज़ करेंगे मेंस में कि यहाँ पर जो सजेशंस दिए होंगे और जो चैलेंजेस मेंशन किए होंगे कि सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास ये चैलेंज हैं, क्लाइमेट चेंज में हमारे ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो जो मेजर चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हम अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, और जो हमारे फ्यूचर के लिए सजेशंस होंगे वो सजेशंस को हम एज ए वे फॉरवर्ड दे सकते हैं।
तो मेंस के लिए मैं बोलूँगा GS3 के लिए, इनफैक्ट GS2 के लिए भी, और GS1 में कुछ एरियाज हैं जैसे पॉवर्टी है, और GS4 में एथिक्स, वहाँ पर भी हम कुछ कुछ एरियाज, कुछ कुछ कंटेंट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एथिक्स में तो हमने देख ही लिया, ऐसे में भी कुछ कुछ कंटेंट यहाँ से लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में हम कुछ एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, तो वो इकोनॉमिक सर्वे में, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है, वो एनेक्डोट्स में सेपरेटली हम देख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पूरी प्रिपरेशन में हमें हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी लेटेस्ट डेटा होता है और हमारा जो करंट इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, तो एक इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल पढ़ना चाहिए? तो मेरा इसमें आंसर ये है, अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट को पढ़िए, अदरवाइज जितना डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा उतना डिस्कशन सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए, हम डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है, लेकिन क्या हम उतने पॉइंट्स को इनकलकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम वो सब पॉइंट्स को एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 70-80% चीज़ें रिपीटेड होती हैं, जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, 70-80% चीज़ें वही रिपीट होती हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाना चाहिए, यही चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया है इन्होंने, अगर डेटा है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उतना आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको, ये टोटल 99 स्लाइड्स हैं, जिसमें से तकरीबन 70 स्लाइड्स में आपका डेटा है, फैक्ट्स हैं और ट्रेंड्स हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे, अगर आप चाहें तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 3 बार मेंस क्लियर किया है, और इतने सारे लोगों को मैं गाइड करता रहा हूँ कई सालों से। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं आगे। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, और इस सिंगल डॉक्यूमेंट में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर के नेम्स हैं, अभी मैं चैप्टर के नेम्स को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक चैप्टर को हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो पूरा जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो यहाँ पर लिस्टेड डाउन है, ठीक है। अब सवाल होता है कि सर, प्रीफेस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने प्रीफेस दिया हुआ है, यानी कि कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, तो स्टार्टिंग में हम उसके बारे में कुछ ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो पॉइंटर्स होंगे ये हम आगे आगे आने वाले डिस्कशंस में डिटेल में डील करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको इलाबोरेट नहीं करूंगा। तो थोड़ा बहुत इन्होंने हिंट दिया हुआ है डीरेगुलेशन के बारे में, कि सरकार को डीरेगुलेशन करना चाहिए। दूसरी बात, हमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, एफडीआई इनवाइट करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस करना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन हमें करना होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड टू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, स्किलिंग और एजुकेशन पे फोकस करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा हेल्दी ईटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी और हर किसी के लिए, कि हेल्दी ईटिंग हो, है ना। हेल्दी ईटिंग पे भी फोकस किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी हेल्थ है वही हमारी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पॉलिसी प्रायोरिटीज फॉर वुमेन, फार्मर, यूथ और पुअर, तो प्रीवियस ईयर के जो आपका बजट था उसमें भी यही प्रायोरिटीज उन्होंने फोकस की थी, यानी कि जो हमारी वुल्नरेबल सेक्शन है, वुमेन, फार्मर, यूथ, पुअर, इन पे फोकस किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को शो किया गया है कि हम इंडस्ट्री के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस की बात की गई है कि हाँ, आज के समय में जो ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमारा स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो कुछ डेटा हम देख लेते हैं, कुछ की डेटा हम देख लेते हैं, जो कि आने वाले चैप्टर्स में है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेटा आपका आता है जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर के रेट पर, जो बेस ईयर हमारा है वो है 2011-12, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको स्टैटिक के भी बताता रहूंगा, आप भी अपने पॉइंट को रिवाइज करते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, तो जो भी मैं आपको नए पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट आप इकोनॉमिक्स के बेसिक में कवर कर पाएंगे, जो कि हम फाउंडेशन क्लासेस में कवर करते हैं, ठीक है।
तो कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर हम जीडीपी को देखेंगे, यानी कि रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब हो गया जो रियल जीडीपी है, यानी कि विदाउट एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उसको हम एलिमिनेट करने के बाद हम उसको देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो 2021-22 में 9.7% था, उसके बाद में हमारा कम हुआ और अभी हमारा लोएस्ट है। ठीक है, तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा चैलेंज है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी बनी हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हमारा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी अब जाके दो साल में थोड़ी स्टेबल हुई है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा थोड़ा कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, फिस्कल डेफिसिट में हम लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कम हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, बस हल्का सा मुझे आपको हिंट देना था। तो चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होता है, अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो चैप्टर 1 एक बेसिक ओवरव्यू होता है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या स्टेट है, यानी कि आज के समय में स्टेटस क्या है। अगर आपको ये जानना है कि आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पर मतलब हमारा स्टेटस क्या है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि हमें किस तरह से फास्ट लेन पर जाना है, किस तरह से हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी ग्रोथ की। तो सेम जीडीपी ग्रोथ एनालिसिस जो मैं भी कर रहा था उसको मैं हल्का सा डिटेल में करूंगा। देखिए, हमारा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने ये 2024-25 है, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है ये 6.4% रहा है। ठीक है जी, 6.4% रहा है। और अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, यहाँ पर 8.2% था, उससे पहले 7% था, उससे पहले 9.7% था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सबको पता ही है कि हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है। उसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियसली हमारे जो हाई ग्रोथ रेट थे उसका रीज़न ये भी था कि जो हमारा स्लो डाउन आया था कोविड की वजह से 2021 में, वहाँ वो स्लो डाउन को रिकवर करने की वजह से हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना था, तो वो नेचुरल था। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्पीड ज़्यादा थी यहाँ पर ग्रोथ की, ये एक नेचुरल प्रोसेस था। और अब हम स्लो डाउन फेस कर रहे हैं, उसके रीज़न कुछ और भी हैं जो कि ग्लोबल रीज़न, जैसे कि आपकी वार्स चल रही हैं और अभी आपका ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी डाउन हो गई है ना। और आने वाले साल में हमारी जो प्रोजेक्शन है ये है कि हम अराउंड 6.3 टू 6.8% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगे, यानी कि हो सकता है कि हल्का सा हम करंट ईयर से डाउन जाएं और हो सकता है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाएं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट एक साल में हमारी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबरी रहने वाली है। अब सर, हम इस डेटा को देख करके ये तो नहीं एनालाइज कर सकते कि हमारा स्टेटस अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर वाइज अगर हम बात करें और हम अगर उसको 10 ईयर से कंपैरिजन करें, यानी कि जो हमारा लास्ट 10 साल का एवरेज रहा है, क्या हमारा वो एवरेज और जो हमारे करंट ईयर का परफॉर्मेंस है वो बराबर है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है दैट रिमेन्स क्लोज टू द डेकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स का ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट जो है उसके बराबर ही हमारा करंट ईयर का ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीवीए हमारा है, ये देखिए, ये जो आपका येलो लाइन है ये एवरेज रेट है लास्ट 10 ईयर्स का, फाइनेंशियल ईयर 15 से और 24 तक, और जिसमें एक्सक्लूड किया है इन्होंने 21-22 क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर्स थे, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। जो कोविड वाले टाइम था वो एक्सेप्शनल टाइम था। फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि करंट ईयर है, तो ये हमारी ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा डेकेडल एवरेज से हल्का सा ज़्यादा है, इंडस्ट्री में भी हल्का सा ज़्यादा है। ये जो ग्रीन लाइन है ये बड़ी है, इसका मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो लास्ट 10 ईयर्स के जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे हल्का सा ज़्यादा है। सर्विसेज में हल्का सा कम है, जीवीए ओवरऑल है ना ये हल्का सा कम है, और जीडीपी ओवरऑल हल्का सा कम है, लेकिन फिर भी 6% के ऊपर है ना। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जीवीए बेसिकली ग्रोस वैल्यू एडिड। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं वहां पर हम आउटपुट मेथड जब फॉलो करते हैं तो आउटपुट मेथड में हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जो हमारा इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम होता है वो हमारा जीडीपी होता है, तो जीडीपी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जीवीए और जीडीपी दोनों ही इंडिकेटर हैं, लेकिन दोनों का जो पर्पस है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। वो हम अलग बात करते हैं जब हम अपने फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं, तो वहां पर हम जीवीए जीडीपी ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। अब सर वो तो ठीक है कि हमने पास्ट बेसिस पर एनालाइज कर लिया, यानी कि हमने ये देख लिया कि
ऑन एन एवरेज जो हमारी ग्रोथ लास्ट 10 साल में रही है, इस साल भी हमारी ग्रोथ तकरीबन उतनी ही रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से, वर्ल्ड एवरेज है ना, या फिर जो हमारी सिमिलर कंट्रीज हैं जो हमारी तरह की इकोनॉमिक स्टेटस को बेसिकली उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो अगर हम वो भी देखें ना, तो वर्ल्ड एवरेज अगर आप देखोगे तो करंट ईयर का जो वर्ल्ड एवरेज है वो रहा है 3.3, और उससे पहले 3.2 था, उससे पहले 3.3 था, यानी कि मतलब 3-3.5 के बीच में है ये, है ना। और हमारा देखा हमने कि वो 6% से तो ऊपर ही है, यानी कि हमारा वर्ल्ड एवरेज से अभी भी ज्यादा ही है। इसके अलावा अगर हम देखें एडवांस्ड इकोनॉमीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, तो यहां पर तो और भी कम है ना, 1.7%, 1.7%, 1.9%, है ना। अब यहां पर देखने वाली बात एक ये भी है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि उनका बेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना। उनका जो साइज ऑफ जीडीपी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो अगर उस ज्यादा जीडीपी साइज पे वो हल्का सा भी ग्रो करते हैं तो उनका जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो हमसे ज्यादा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी वो अपनी साइज ऑफ इकोनॉमी को बहुत बढ़ा चुके हैं, जो कि हमारी कंट्री से मल्टीपल टाइम्स है ना। तो अगर उनका ग्रोथ हल्का सा भी होगा तो हमारी ग्रोथ से डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा होगा, परसेंटेज टर्म्स में हमारा ज्यादा होगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में उनका ज्यादा होगा, है ना। तो ये बेस इफेक्ट हम कहते हैं इस चीज को, तो ये आपको समझने की जरूरत है ना, बेस इफेक्ट कहते हैं इसको। उसी तरह से एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जैसे कि ब्राजील हो गया, है ना। तो जो हमारी सिमिलरली प्लेस्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो वहां पर भी एवरेज 4% to 4.5% के बीच में रहा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट रनिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, यानी कि अगर हम पीरियड वाइज देखें लास्ट 10 ईयर्स, और अगर हम करंट पीरियड में देखें अदर कंट्रीज, तो हम लोग कंफर्टेबल हैं, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल एनालिसिस ये निकल के आता है। अब सर बात ये आती है कि हम एक एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की है मुझसे, उनको तो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, बार बार एक्सप्लेन भी करता हूँ क्लास में, आपको याद भी आ रहा होगा कि जो हमारा कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों मिला करके हम कंबाइन करते हैं, जो कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GCFC, ठीक है। और लास्ट में हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन का हमारा शेयर लार्जेस्ट होता है, वही चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये डेटा जो है ये हमारा ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर जो एक ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स इंडिकेट करता है PFCE, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें हम इंडिविजुअल्स भी आते हैं और कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर हम वो देखेंगे तो 58.7% था 18 में, है ना। और आगे अगर हम अभी देखेंगे लेटेस्ट का, तो यह है 61.8%, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है ना, 2% बढ़ा है, ठीक है। बीच वाला डेटा हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम बस देख सकते हैं कि 18 में कितना था और अभी 25 में कितना है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम है, पहले 10.8 था और अभी 10.3 है, जो रेड बॉक्स है यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट होता है कि सर हमारा जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, GFCF है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है। तो ये जो हमारा वायलेट बॉक्स है ये इन्वेस्टमेंट को शेयर करता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 18 में हमारा इन्वेस्टमेंट था 28.2% और अभी हमारा इन्वेस्टमेंट है 30.1%, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है ना। ये इंडिकेट करता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। प्रीवियस वाले बजट में भी हमने देखा था कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइम्स हो गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्ड होती है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इसके अलावा हम ये जो मस्टर्ड बॉक्स है ये एक्सपोर्ट्स का है, तो एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो 18.8 था और अभी 21.5 है, यानी कि बड़ा है एक्सपोर्ट्स भी। और इंपोर्ट भी बड़ा है, क्योंकि इंपोर्ट में -22 यहां पर था और -24
पॉइंट फन यहाँ पर है। तो ये जो आपका ब्लू बॉक्स है ये इंडिकेट करता है कि इंपोर्ट्स भी बढ़ा है। ये हमारा ओवरऑल पैटर्न है और ओवरऑल पैटर्न में हम ये देख पा रहे हैं कि कंजम्पशन भी बढ़ा है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और बेसिकली जो हमारा पैटर्न है वो एक अच्छा पैटर्न है, पॉजिटिव पैटर्न हमारा है ये। तो ये चीज जो हमने अभी डिस्कस की ये यहाँ पर भी लिखी हुई है, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है कि जियो पॉलिटिकली हम आजकल काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो भी हमारी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में और जो ट्रेड पॉलिसीज आ रही हैं जैसे कि ट्रम्प की पॉलिसी आई उसकी वजह से हमें चैलेंज फेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, यहाँ पर इनका पॉइंट सही नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया था क्योंकि सर्वे में इस सीक्वेंस में भी दिया हुआ था। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि जो हायर जो आपका वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स है ये बढ़ गया है, वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स ये बढ़ गया है। 23 में 8.5 था और 24 में 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोब में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये एक चैलेंज पोज कर रहा है। अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है ना, ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट अभी एंडिंग की तरफ है, यानी कि जितना भी इंटीग्रेशन कंट्रीज में होना था वो हो चुका है और अभी वो नेगेटिव की तरफ है। वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, उसके बारे में डेटा हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स भी हमारा बड़ा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो हुए हैं ना ये वाले, जैसे कि आपका रशिया यूक्रेन था, बहुत इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, है ना। तो 23 से 24 में ये भी बढ़ा था आपका, यानी कि ग्लोबली अनसर्टेनिटीज इंक्रीज हुई है। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 मॉनेटरी और फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बैंकिंग पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, वो सब चीज़ यहाँ पर कवर होती हैं, ठीक है। लेकिन हम अगेन सिर्फ वही चीज़ देखेंगे जो कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ उन्होंने बताई हुई है, डेटा बताया हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि पूरे कॉन्सेप्ट को जाकर डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट आपका होता है स्टडी ग्रोथ रेट। तो बेसिकली ग्रोथ रेट आपका स्टडी रहा है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, यानी कि जो लोन बैंकों ने दिया है वो स्टेडली मेंटेन किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा एक स्टेबल है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को कोई मेजर चैलेंज नहीं है, वो हमारा स्टेबल है। और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक का मतलब जो बिजनेस करते हैं, है ना। कोऑपरेटिव बैंक अलग होते हैं और कमर्शियल बैंक अलग होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और शेड्यूल्ड का मतलब होता है कि जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी होते हैं और इनको कुछ सपोर्ट भी आरबीआई की तरफ से मिलती है। इनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ गई है, इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गए हैं। तो दो चीजें और भी देखी गई हैं कि जीएनपीए यानी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो भी कम हुए हैं और सीआरएआर वो आपके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो एनपीए क्या होते हैं? एनपीए का मतलब होता है कि जो लोन इन डिफॉल्ट होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने लोन ले लिया लेकिन उन्होंने रीपे नहीं किया, तो उसको हम एनपीए कहते हैं। और सीआरएआर क्या होता है? सीआरएआर ये होता है कि हमारे पास अपनी खुद की कैपिटल कितनी है, जो ऑनर है उनकी कैपिटल कितनी है एज कंपेयर टू द रिस्की एसेट। जो रिस्की एसेट है यानी कि जहां पर हमें जो हमने लोन दिए हुए हैं उन लोन के अंदर जो अगर कोई हमारा डिफॉल्ट का रिस्क है, रिस्क का मतलब अभी डिफॉल्ट हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है क्योंकि उस सेक्टर में इतना रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्की लोन जो हमने दिए हुए हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास अपने मालिक की कितनी कैपिटल है, ऑन कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो वो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल होती है। तो यहां पर बेसिकली अगर एनपी हमारा कम है इसका मतलब है कि हमारे डिफॉल्ट कम हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सीआरएआर अगर हमारा ज्यादा है इसका मतलब ये है कि हमारी खुद की कैपिटल, ऑनर की कैपिटल अच्छी है, यानी कि हमारी जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो बेटर है। तो ये दोनों ही अच्छे इंडिकेटर हैं, है ना, ये दोनों ही अच्छे इंडिकेटर हैं। एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेटमेंट 1 जीएनपीए इज डिक्रीजिंग, है ना, स्टेटमेंट 2 सीआरएआर इज इंक्रीजिंग, तो बोथ आर करेक्ट, है ना। क्रेडिट ग्रोथ विज विज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी हमारी होती है जो हमारे करंट प्राइसेस पर होती है ना। हमने पहले बात की थी रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी हमारी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पर और नॉमिनल जीडीपी हमारी होती है करंट प्राइसेस पर। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है ऑलमोस्ट उसी के बराबर हमारी क्रेडिट ग्रोथ रही है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो हमारी क्रेडिट द्वारा सपोर्ट की जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, तो बेसिकली
जो बैंक्स की एसेट क्वालिटी है वो बेटर है। इसके अलावा एनपी डिक्लाइन हो रहे हैं वो हमने देखा, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, यानी कि आईबीसी सक्सेसफुल है। देखिए देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो भी पॉइंट दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर लिख तो दिए हैं, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नोट्स बना रहे हो, ये परसेंटेज दिया हुआ है तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक बेजर आइडिया होना चाहिए। जहां जहां पर भी मैं एम्फोसाइज करूंगा आप मानकर चलिए कि वही चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी सब चीजें मैं एक कंप्लीशन के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप उसको ना तो नोट्स बनाएं ना ही उसको बहुत सीरियसली लें। बस एक आइडिया ले लीजिए कि हाँ ठीक है, सब कुछ अभी ठीक चल रहा है इन एरियाज में। और जो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जीएनपी हमारा कम हुआ है, तो देखिए 21 में 7.3% था और सितंबर 24 में 2.6% है, यानी कि हमारे जो जीएनपी हैं वो कम हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि जीएनपीए तो कम हो गए, लेकिन जीएनपीए तो कम हो गए लेकिन ये जीएनपीए क्या रियली कम हुए हैं या ये आपकी क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट की वजह से कम हुए हैं, ये एक क्वेश्चन है। ये लास्ट मंथ कुछ आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए थे न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ पर यही बात की गई थी कि ये बेसिकली लॉन्स को राइट ऑफ किया गया है ना, और कुछ क्लीनिंग की गई है ना। तो ये थोड़ा सा ये एक एनालिटिकल डायमेंशन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर जीएनपी कम हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब डिफॉल्ट बंद हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उसको क्लीन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है। देखिए मार्च 21 में प्रॉफिटेबिलिटी 0.7% थी और अभी जो है 1.4% है। रिटर्न ऑन एसेट है ना, तो ये रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर, तो ये संभव है कि वो रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लें। रिटर्न ऑन एसेट बेसिकली जो भी एसेट्स डिप्लॉयड हैं उसके ऊपर हम कितने रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिटर्न का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फंडा है, लेकिन एग्जाम में अगर सडनली आ जाए तो हम थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया आपको। स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर्स, तो CRAR की मैंने बात की थी, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसको हम कार रेशियो भी कहते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये रखा जाता है, और इंडिया में हम बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत अच्छा हमारा है 16.7% है, जबकि जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो तो काफी कम होता है, 12% के आसपास ही होता है इंडिया में। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, प्राइमरी मार्केट में बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि जहां पर कंपनीज ने डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इशू किए हैं, जिसको हम कहते हैं आईपीओ, ठीक है। बीएससी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये की बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है। तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी मार्केट वैल्यू का टोटल, है ना, जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनका, है ना, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टू जीडीपी रेशियो ये आपका 136% ऑफ जीडीपी है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि जीडीपी का जो हमारा साइज है तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर, उसका 136% हमारा बीएससी का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सारी कंपनीज का, है ना, सिर्फ 30 कंपनीज का नहीं, सारी कंपनीज का यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अदर कंट्रीज से लाइक चाइना, तो चाइना में सिर्फ 65% है और ब्राजील में 37% है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, और दूसरा इसमें ये भी पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि कहीं हमारा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है ना, क्योंकि अभी 22 और 23 में रैली, सॉरी 23-24 में रैली आई थी, तो कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, तो ये भी यहाँ पर पर्सपेक्टिव है। इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है और पेंशन सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, बस इतना पता होना चाहिए, ये परसेंटेज वगैरह की आपको देखने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन्ड है वही जो हमने एक्सप्लेन किया अभी तक, और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसके अलावा नहीं है यहाँ पे। चैप्टर 3 पे आते हैं, तो चैप्टर 3 में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की, और एक्सटर्नल सेक्टर में भी जो इन्होंने एफडीआई के बारे में बात की है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहली बात तो यह है कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो रिजिलियंट रहा है क्योंकि काफ़ी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी, उसके बावजूद भी हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज और सर्विसेज का, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स का और सर्विसेज मतलब
जो आपकी सर्विस सेक्टर होता है, उनका जो ग्रोथ है वो 6% रहा है, ठीक है, तो अच्छा है यानी कि। और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तो बहुत अच्छा रहा है, 11.6%। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.2% है। ये अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपको पता हो तो बेसिकली जो हमारे करंट अकाउंट आउटफ्लो और करंट अकाउंट इनफ्लो है ना, इनका जो डिफरेंस होता है, तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है। यानी कि अगर हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, यानी कि हमने अदर कंट्रीज को पैसा दिया ज़्यादा है और वहाँ से जो पैसा आया है वो कम है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं, सर्विस सेक्टर आता है और आपकी ग्रांट्स वगैरह आती है ना। तो यानी कि जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.2% रहा है। अगर हम देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, तो आंसर इज यस, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं, इंपोर्ट होता ही है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी स्टेबल है बहुत, मतलब हालांकि 0% की तरफ कोशिश हमारी रहती है, लेकिन फिर भी स्टेबल है ना। और यहाँ पर हमारा 1.2% कैसे अचीव हुआ, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। नेट सर्विसेज रिसीट हमारी इंक्रीज हुई है और इंक्रीज इन प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट। प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट का मतलब कि जो प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं, यानी कि जो आपके रेमिटेंसेस होती हैं, है ना, तो रेमिटेंसेस का यहाँ पर काफ़ी रोल रहा है। रेमिटेंसेस जो हमारे इंडिया की हैं 125 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि रेमिटेंसेस और नेट सर्विसेज दो सेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एफडीआई की हम बात करते हैं, तो एफडीआई भी रिवाइव हो रही है। हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 17.9% है। तो सर ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर ऑन ईयर का मतलब मैं क्लासेस में बताता भी हूं। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में दोनों में जो गैप, जो डिफरेंस है, उसकी हम बात करते हैं। यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा डेटा था और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा डेटा है, उसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है, यानी कि एक साल जो लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों में जो ग्रोथ हुई है उसकी हम बात करें, वो हमारी 17.9% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीज एफडीआई आया था, तो करंट ईयर में ये 117.9 आएगा, यानी कि इतना बढ़ चुका है। ठीक है। ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर इन आईटी सर्विसेज, यानी कि हमारी जो आईटी सर्विसेज हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का 10.2% है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपीज की ये आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, तो उसमें से 10.2 रुपीज हमारा शेयर है, जो कि बहुत अच्छा है ना, जो कि बहुत अच्छा है। और इसीलिए हम जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड वाइड इन दीज सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड वाइड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड इसमें भी आता है, गोल्ड भी आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आती हैं, यानी कि जो हमारी अदर कंट्रीज की एसेट्स, अदर कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसका हमने बैलेंस रखा हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारा एसडीआर होता है आईएमएफ का, वो भी यहाँ पर आता है, और रिजर्व ट्रेंच आता है ना। तो हमारी 4 कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आप इसको फंडामेंटल्स को फाउंडेशन लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला आपका होता है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें हमारी प्राइमरली करेंसीज आती हैं अदर कंट्रीज की। सेकंड हमारा होता है गोल्ड, है ना, और थर्ड हमारा होता है रिजर्व ट्रेंच, और फोर्थ हमारा होता है आईएमएफ एसडीआर। तो चारों चीजों को मिलाकर के हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर हम देखेंगे तो 634.6 है, जो कि लास्ट ईयर से हल्का सा कम है, लेकिन अगर हम प्रीवियस 4 साल से देखेंगे तो काफी स्टेबल कंडीशन है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, दिस इज सफिशिएंट टू कवर अप्रोक्सीमेटली 10.9 मंथ ऑफ इंपोर्ट। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर का मतलब होता है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितने मंथ के इंपोर्ट की पेमेंट को कवर कर लेगा। अभी जो हमारा ये करंट स्टेटस है वो 10.9 मंथ है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। यानी कि अगर हम एक भी रुपया हम बाहर से नहीं आए हमारा, तो हमारे पास जो अभी रिजर्व है वो हम ऑलमोस्ट 11 मंथ की इंपोर्ट की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी कंफर्टेबल है। एंड अबाउट 90% ऑफ कंट्रीज एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो हमारी कंट्री ने एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है ना। एक्सटर्नल डेट का मतलब कि फॉरेन कंट्रीज से, चाहे वो सरकार से लिया हो किसी से, या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर से लिया हो, तो जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेट है
उसका 90% हमारा ये रिजर्व है। यानी कि आज अगर हमें एक्सटर्नल डेट को पेमेंट करना पड़े तो तकरीबन 90% तो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उतना तो हमारे पास रिजर्व है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारा इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ है फॉरेन सेक्टर में, है ना, हमारे पास रिजर्व्स काफ़ी सफिशिएंट हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल डेट जो है, यानी कि जो हमारे डेट हमने बाहर से लिए हुए हैं, चाहे वो हमारी सरकार ने लिए हों, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर ने लिए हों, किसी ने भी लिए हों, सारे सेक्टर्स को मिला करके जो हमारी फॉरेन कंट्री से जो हमने लोन लिया हुआ है, किसी भी चाहे वो सरकार से लिया है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से लिया है, चाहे हमने किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, तो वो हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टैंडिंग एट 19.4%। यानी कि जो हमारा जीडीपी का साइज है जो कि तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, उसका 20% है हमारा एक्सटर्नल डेट। यानी कि जो हमारी एनुअल इनकम है, सिर्फ उसका 20% के आसपास हमारा एक्सटर्नल डेट है। तो ये भी काफी कंफर्टेबल पोजीशन है, जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ को शो करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एक्सपोर्टर्स, है ना। तो देखिए, एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि वहां से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, और उसके लिए सरकार ने ये स्कीम्स चलाई हैं। ये मैं आपको नाम बता देता हूं। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स हब्स, एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में हमने गति शक्ति योजना और बहुत सारी अदर स्कीम्स चलाई हैं, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट लेड टू एन इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन एफिशिएंसी, है ना। तो सप्लाई चेन हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, लॉजिस्टिक्स हब्स, ये सब हमने डेवलप किए हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है सर? तो ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद में उनको एक्सपोर्ट करने के बाद में उनके कस्टमर से पेमेंट आई, तो पेमेंट आने का सर्टिफिकेट है ये। तो जिस बैंक में ये पेमेंट आई, वो बैंक सर्टिफाई करता है कि भाई हाँ, ये एक्सपोर्टर जो इंडिया के हैं, इनकी पेमेंट इनके जो फॉरेन कस्टमर है वहां से आ चुकी है। तो सर इसका क्या पर्पस होगा? इसको क्यों हम बेसिकली सर्टिफिकेट का क्या पर्पस होता है? तो पर्पस ये होता है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, उनको काफी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको काफी सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको कुछ सरकार द्वारा सब्सिडीज मिलती हैं। तो एक बार हमारा एक्सपोर्ट हो गया और वहां से पेमेंट आ गई हमारी, तो उसके बाद हम जाकर के सरकार के पास जाएंगे, डीजीएफटी के पास में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास जाएंगे, और वहां पर जाकर के हम वहां से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारा इंसेंटिव को रिलीज कर दीजिए, है ना। तो यहां से कहीं ना कहीं एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी एक्सपोर्टर्स के लिए। उसी तरह से ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे स्टेक होल्डर एक साथ आ गए हैं, जिसमें कि हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अबाउट द ट्रेड, यानी कि किस कंट्री में क्या ड्यूटी रेट्स हैं, किस कंट्री में क्या चैलेंजेस हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन बैंक है जो कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कम करता है, यानी कि सभी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के पास में जानकारी मिल जाती है पूरे वर्ल्ड के बारे में कि भाई कहां कहां पर क्या क्या चीज है। लॉन्च ऑफ डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप। तो ये तो मतलब सिंपल कोई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है ना। और ये दो स्कीम्स मुझे लगा कि ये आपके काम की हो सकती हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने दो स्कीम्स के ऊपर यहाँ पर हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दी है। और मैंने यहाँ पे डिस्कशन तो अभी किया ही था आपके सामने, है ना। तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, जो कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कम करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्टर को पेमेंट रिसीव होने का एक सर्टिफिकेशन है, जिससे कि वो इंसेंटिव क्लेम कर सके। इंडिया कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल एफडीआई। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एफडीआई हमारा, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करेंगे तो बड़ा था पहले, फिर कम हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया है, रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है कि जो बेसिकली एफडीआई, जिन लोगों ने पैसा इंडिया में लगाया, उन्होंने उस पैसे को यहां से कुछ अर्निंग करके और पैसे को वापस ले गए। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि सपोज उन्होंने 100 रुपीज इंडिया में 5 साल पहले लगाया, अब 5 साल के अंदर उन्होंने उसके ऊपर 100 रुपीज अर्न कर लिया, जो कि अर्न करना ही है उनको। तो अब वो 200 रुपीज में से कुछ पैसा बाहर लेके चले गए। तो रीपैट्रिएशन हुआ है, यानी कि देखिए, रीपैट्रिएशन कब होगा? जब उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद में वहां से कमाई करके और कुछ पैसा अपने देश में वापस ले गए कि भाई ठीक है, अब उसको वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर खर्चा करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। रीपैट्रिएशन भी एक यहाँ पर इंडिकेटर है। तो
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रिपेट्रिएशन भी हमारी स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है, तो आंसर इज यस। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि सर ये एफडीआई आया किस किस सेक्टर में है, तो एफडीआई हमारा आया है, सबसे ज्यादा आया है सर्विस सेक्टर में, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज में आया है, 20% ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपका आया है 14.1% और ट्रेडिंग में आया है 9.1%। टॉप थ्री आप याद रख लीजिएगा, टॉप थ्री आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और ट्रेडिंग, ये तीन सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर एफडीआई सबसे ज्यादा आया है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज के समय में इन्फ्लेशन एक बहुत ही पॉपुलर थीम है। इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाए हुए हैं और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कब कम हो, है ना। तो इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, इसके बारे में आईएमएफ ने डेटा दिया है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हुआ है और अभी ये तकरीबन 5.7% हो गया था 24 में, है ना, और 22 में 8.7% था। यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबली इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो फिर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होंगे, जिससे कि कैपिटल रिलीज होगी और एक मतलब एडवांटेज रहेगा, इंडिया में भी वहां से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, ये रिड्यूस हुआ है 5.4% से 4.9%। यानी कि जो हमारा एक रेंज है ना 4% टू 6%, तो उस रेंज के अंदर है और अब हम इसको 4% की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू कर दे। फ्यूचर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 26 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 4% इन्फ्लेशन हो जाएगा। और एक बार 4% इन्फ्लेशन हुआ तो वैसे ही हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी लिबरल हो जाएगी और एक्सपेंशनरी हो जाएगी, हमारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारी बैक वापस आ जाएगी। और इसके अलावा हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा इन्फ्लेशन है ये ज़्यादातर इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन ड्रिवन है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करें और जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं जो कि वुलनरेबल एरिया है उस चीज़ को हम अच्छे से कंट्रोल करें। और जो हमारे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि फ्लड हो गया, वेदर हो गया, उसकी वजह से जो हमारी लॉसेस होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेटा दिया हुआ है इन्होंने कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन हमारे तीन तरह के होते हैं, सीपीआई, कोर और डब्ल्यूपीआई। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन विदाउट कंसिडरिंग द वोलेटाइल आइटम्स लाइक फ्यूल एंड फूड। तो फ्यूल एंड फूड को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा कोर इन्फ्लेशन बचता है। कोर इन्फ्लेशन यानी कि लॉन्ग टर्म नॉन मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, है ना। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखेंगे, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कोर इन्फ्लेशन। अगर हम ये देखते हैं तो काफ़ी डाउन की तरफ आया है कोर इन्फ्लेशन, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है उसका एक कारण हमारा रिटेल जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है वो कम होना भी है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंबाइंड जो है, सीपीआई कंबाइंड के अंदर हमारा वोलेटाइल आइटम्स भी इंक्लूड होती हैं, ये टोटल इन्फ्लेशन होता है हमारा। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारा इनस्टेबल रहा है और अगस्त 23 में हाईएस्ट था और अभी भी अक्टूबर में और दिसंबर में ये बढ़ गया था, जिसकी वजह से हमने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ होलसेल प्राइस को इंडिकेट करता है। तो राइट हैंड साइड में ये डेटा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिएगा ब्लू जो हमारी डॉट्स हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जून 23 में डब्ल्यूपीआई काफ़ी कम था, लेकिन अभी हमारा रिसेंटली बढ़ा है और अभी हमारा जाकर के सीपीआई की तरफ बढ़ा है और सीपीआई से जाकर के मर्ज होने वाला है, सॉरी कोर इन्फ्लेशन से मर्ज होने वाला है। इसके अलावा हेडलाइन और फूड इन्फ्लेशन, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका होता है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई कंबाइंड, है ना, जिसके अंदर की हमारी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों आइटम होती हैं। तो हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ये जो रेड डॉट्स हैं हमारी मैरून डॉट्स हैं,
ये देखिएगा बढ़ गया काफ़ी, है ना, यानी कि 5% से ऊपर चला गया, 6% से भी ऊपर चला गया था यहाँ पे, तो अक्टूबर 24 में, है ना, हल्का सा ऊपर चला गया था। लेकिन हेडलाइन एक्सक्लूडिंग टीओपी, टीओपी मीन्स टोमेटो ऑनियन पोटैटो, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव क्रॉप्स हैं। तो इसके अलावा अगर हम ये रिमूव करके देखेंगे तो हमारा ये काफ़ी स्टेबल है। और हेडलाइन एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस, वेजिटेबल एंड पल्सेस को अगर हम हटा देते हैं, जो कि अगेन वोलेटाइल है, तो हमारा और भी कम हो जाता है। यानी कि अगर हम हेडलाइन देखेंगे तो वो 3% टू 4% है विदाउट एनी वेजिटेबल एंड पल्सेस, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चरली हमारे पास इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन वेजिटेबल और पल्सेस की वजह से इन्फ्लेशन है। इस वजह से हमें जरूरत है कि हम लोग वेजिटेबल और पल्सेस में हम जो है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। उसी तरह से CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, है ना, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, देखिए फूड इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, मेंस में कभी कभी क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया था कि मेंस से संबंधित भी यहाँ पर हमें कुछ डेटा मिलता है। तो देखिए सीरियल्स जिसमें कि आपके व्हीट आते हैं, राइस आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए। जैसे कि व्हीट के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी कि आप एक लिमिट के बियॉन्ड व्हीट को स्टोर नहीं कर सकते, ताकि लोग उसको मार्केट में रिलीज करें। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम व्हीट एंड राइस, तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो ओपन मार्केट में इसको सेल कर सकती है व्हीट और राइस को। सेल अंडर भारत ब्रांड, तो एक ब्रांड हमने बनाया भारत ब्रांड जिसको बोलते हैं। व्हीट, फ्लोर और राइस को यहाँ पर सेल किया गया ओपन पब्लिक को एक रीजनेबल प्राइस पे, है ना। और पल्सेस में भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें कि भारत ब्रांड में सेल किया, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हमने किया, देसी चना, तुर, उड़द, मसूर, येलो पल्स वीज, है ना। और वेजिटेबल्स के लिए भी हमने क्या किया, हमने सब्सिडाइज सेल की और ऑनियन का बफर स्टॉक मेंटेन किया। अगर आपको पता हो, एक वर्ड होता है, एक छोटी सी गवर्नमेंट स्कीम है जिसको हम कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर किसी भी प्राइस का, स्पेशली ये जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, TOP, टोमेटो ऑनियन पोटैटो, इनके प्राइसेस अगर सडनली इंक्रीज होते हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट एजेंसी लाइक NAFED, नेफेड, तो कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे कि नेफेड, ये लोग क्या करते हैं, ये मार्केट से, ओपन मार्केट से महंगे चीजें खरीदेंगे और उसको जाकर के जनता को एक रीजनेबल प्राइस पे सेल करेंगे। इससे क्या होगा कि जनता के ऊपर महंगाई का प्रेशर कम होगा, और इन्होंने महंगा खरीदा, सस्ता सेल किया, इसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान हुआ, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से ये रिकवर करेंगे, यानी कि सरकार इनको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से ये पैसे को ट्रांसफर कर देगी। चैप्टर 5, अब देखिए यहां से थोड़ा एनालिटिकल चला जाता है, और मुझे लगता है कि मेंस ओरिएंटेड है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्यूरियोसिटी भी होगी कि भाई बिग ग्लोबलाइजेशन का क्या स्टेटस है, चाइना लीडर है, लेकिन क्यों लीडर है, तो इस बारे में काफी अच्छी इंसाइट्स यहाँ पर मिलती हैं हमें, और इसके साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ है कि हमारा 2008 तक हाइपर ग्लोबलाइजेशन ईरा था, यानी कि 1980 से लेकर के 2008 तक, ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हुआ है। तो अगर हम देखेंगे, एक्सपोर्ट पहले 15.7% हुआ करता था ऑफ वर्ल्ड GDP, और 2008 में 24.6% हुआ। उसी तरह से ग्लोबल FDI इनफ्लो 0.5% थे वर्ल्ड GDP का 1980 में, यानी कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना ही था, लेकिन 2008 में 3.75% हो गया। और ग्लोबल GDP सिर्फ 11 ट्रिलियन थी, लेकिन 2008 में विद इन 30 इयर्स ये आपकी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी 44% थी 1980 में, लेकिन 2008 में ऑलमोस्ट 18% रह गई, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ इन एक्सपीरियंस बाय द कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील एटसेट्रा। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ गई, 23% हो गई। ठीक है, तो ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन का ईरा माना जाता है। और 2008 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन कम होना शुरू हो गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, US फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव्स दिखने शुरू हुए, और ग्लोबलाइजेशन को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड वे में किया गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कुछ डेटा देखेंगे, एक चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड रोज एज टैरिफ्स रीच्ड हिस्टोरिकल लॉस। तो 1990 से लेकर के और 2008 तक जो टैरिफ्स है वो बहुत ही कम हो गए थे। ये देखिए, जो ग्रीन लाइन है, ये देखिएगा कितने कम हो गए टैरिफ्स।
तो 24% के आसपास से लेकर के तकरीबन 10% तक पहुंच गए थे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। अच्छा, ये ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, हाँ ये ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है। ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है ये जो आपका ये लाइन जो है आपकी 15% से बढ़ करके तकरीबन ये पहुंच गई थी आपकी 25% के आसपास 20 ईयर्स में। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा था इस पीरियड में, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारा कम होना स्टार्ट हो गया था। और अगर हम अब देखें करंटली तो क्लियरली ये देखिए, जो भी मैंने डेटा ये आपको दिया है ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ही है। द टाइड हैज टर्न्ड नाउ, द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ईरा। ग्लोबलाइजेशन ईरा खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसका मतलब है कि अब ग्लोबलाइजेशन कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है और सिर्फ मीनिंगफुल रहेगा और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रहेगा, अब अनकंट्रोल्ड वे में नहीं रहेगा, है ना। तो काफ़ी सारी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। ये देखिएगा, पहले तकरीबन 3000 के आसपास होती थी, अभी 5000 के आसपास हैं। और रेस्ट्रिक्शन जो अप्लाई की गई हैं वो प्राइमरली स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए की गई हैं। भाई रेस्ट्रिक्शन क्यों करेगा कोई? अगर कोई कंट्री है लाइक यूएसए है, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई चाइना के गुड्स वहां पर इंपोर्ट ना हो ज़्यादा, तो वो क्यों करेगा? क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न है? तो सिक्योरिटी कंसर्न वाला मामला यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस वाली बात है कि भाई जो चाइना है वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर रहा है, यूएसए मार्केट को कैप्चर कर रहा है, यूएसए की जो कंपनीज है उनको लॉस पहुंचा रहा है, जो जॉब्स हैं वो भी आपकी यूएसए में क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। और वैल्यू ऑफ ट्रेड कवर्ड अंडर न्यू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में जो ट्रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें। और देखिए चाइना, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है थोड़ा, मतलब ये सब देख करके ये भी लगता है कि भाई चाइना का फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमारे हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम आ रहा है और हम इस चैलेंजिंग टाइम में हमें अच्छा करना होगा। तो चाइना इज द वर्ल्ड सोल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। चाइना, मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हैपन्स इन चाइना। इसलिए हम कहते हैं चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट 1/3 प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड की होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1995 में जो चाइना की प्रोडक्शन थी वो 10% से कम थी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन, और अभी 2020 में ऑलमोस्ट 35% हो गई है ना। और जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज हैं, चाइना के बाद जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज हैं, उनका टोटल जो शेयर था वो पहले तकरीबन 65% हुआ करता था ऑफ द वर्ल्ड ग्रोस आउटपुट, और यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसका तकरीबन 2/3 जो प्रोडक्शन थी वो नेक्स्ट 10 कंट्रीज में होती थी, लेकिन वो कम हो करके वो चाइना से भी कम होनी स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर उनके कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर वो डोमिनेट कर रहे हैं? हाई एंड मशीन टूल्स, एरोस्पेस इक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ना। तो ये एक नई रियलिटी है और इस नई रियलिटी को हमें समझना होगा। इसके अलावा जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन यानी कि पहले क्या होता था कि फ्री फ्लो चल रहा था इन्वेस्टमेंट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन अब जो कंट्रीज हैं वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ही ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्री फ्लो कम होता जा रहा है और वर्ल्ड में ग्रुपिंग्स बनते जा रहे हैं, है ना। यानी कि चाइना ओरिएंटेड ग्रुप अलग हो गया, यूएसए ओरिएंटेड ग्रुप अलग हो गया। तो इस फ्रेगमेंटेशन से ग्लोबलाइजेशन जो है वो चेंज हो रहा है और नए इकोनॉमिक अलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं, है ना। फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग, ये सब कॉन्सेप्ट एमर्ज हो गए हैं जहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अपने फ्रेंडली नेशंस में जाकर के ही काम करती हैं। यानी कि अगर कोई जर्मन कंपनी है तो वो चाइना से शिफ्ट होकर के जापान में पहुंच चुकी है। ये इस तरह के जो अलाइनमेंट है वो हो रहे हैं, यानी कि चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज हट रही हैं और वो अपनी जो कंपनीज है उनको जापान और अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ पर शिफ्ट कर रही है। तो ये इसका हमें एक एडवांटेज भी मिल सकता है क्योंकि इंडिया का जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें इसके लिए फैसिलिटेट भी करना होगा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना होगा, हमें फॉरेन कंट्रीज को कन्विंस भी करना होगा कि भाई उनकी कंपनीज यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारी एफडीआई है, एफडीआई फ्लोज आर इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग जियोपॉलिटिकली अलाइंड कंट्रीज। मैंने बताया था ना, जो फ्रेंडली कंट्रीज है वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है।
इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इंडिया में एक ऐसा फोकस रखें, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आएं जिसमें हम, पहली बात तो हमें विजन क्लियर करें हम अपना कि विकसित भारत बाय 2047, है ना, 2047 तक हम अपने कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाएं। उसके लिए हमें एक मिशन लाना होगा। मिशन का मतलब है कि जो हमारे एक्शनेबल एरियाज होंगे, वी हैव टू प्रमोट सस्टेनेबल एम्प्लॉय सेंसिटिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्प्लॉय सेंसिटिव, है ना। तो एम्प्लॉय सेंसिटिव क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि एआई का जमाना है। एआई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो हमारी लेबर है उसको चैलेंज क्रिएट हो रहा है ना। तो सस्टेनेबल एम्प्लॉय सेंसिटिव ग्रोथ दैट जनरेट्स 8 मिलियन जॉब्स पर ईयर, यानी जॉब क्रिएशन करना होगा। इंक्रीजेस शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जीडीपी, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग ही आपको अच्छी जॉब दे सकता है। फ्लैग्स इंडियन बिजनेसेस इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि जो हमारे बिजनेस हैं उसको हम अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और क्रिएट्स ए वाइबल मिडल स्टैंड दैट इज इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। तो ये जो मिडल स्टैंड है ये एक जर्मन वर्ड है, और इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को हमें ग्रो करना होगा। वर्ल्ड अक्रॉस अगर हम देखें तो जितनी भी कंट्रीज की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, वहां पर एमएसएमईज का यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनका काफी अच्छा रोल रहा है। तो हमें एमएसएमईज पर फोकस करना होगा, है ना। और इसके लिए हमें इंडिया हैज टू रेस इट्स गेम ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ, है ना। देखिए फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमें डोमेस्टिकली फोकस करना होगा, डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस करना होगा। हाउ टू रेस द गेम? डीरेगुलेशन। अब ये सब कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। ये पॉइंट को आप अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जीएस 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपकी ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन आता है कि हमारी ग्रोथ कैसे बढ़े, है ना। या इंटरव्यू में भी आता है आपका, या कई बार प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन वो एनालिटिकल क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो हमारी 4 पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किए हैं। पहली बात तो डीरेगुलेशन करना होगा। 1991 में हमने फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे, उसके बाद 2014 के बाद में भी हमने मेक इन इंडिया ये सब किए थे। हमें वापस से डीरेगुलेशन को और डीपन करना होगा, इंक्रीज करना होगा, लोकलाइज करना होगा। नंबर 2, ऑर्गुमेंटिंग इंटरनल कैपेसिटीज फॉर ग्रोथ, है ना। ग्रोथ के लिए इंटरनल कैपेसिटीज को ऑर्गुमेंट करना होगा, यानी कि हमारी जो इंटरनल टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, स्किल है मैन पावर की, वो हमें इंक्रीज करनी होगी। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इन नेशन बिल्डिंग, प्राइवेट सेक्टर को एम्फेसाइज करना होगा, अकेले पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता। पीपीपी, प्राइवेटाइजेशन और वो सब हमें करना होगा। एनर्जी ट्रांजिशन द इंडियन वे, यानी कि जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा और हमारा खुद का अपना एक वे होगा, हम अपने तरीके से इसमें जाएंगे। तो 4 प्रायोरिटीज को हमें फोकस करना है: डीरेगुलेशन, इंटरनल कैपेसिटीज, प्राइवेट सेक्टर और एनर्जी ट्रांजिशन। यहां पर डीरेगुलेशन के बारे में 3 एरियाज हाईलाइट किए गए हैं: इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं स्पेशली लोकल लेवल पर, जैसे कि आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गया या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो उस लेवल पर हमें रूल्स को सिंप्लीफाई करना होगा इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे बिल्डिंग बाय लॉज हो गए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो गए और म्यूनिसिपल लॉज हो गए, तो उनको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि बिजनेसेस जो है वो फ्लोरिश कर सकें। एम्प्लॉयमेंट में लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी होगी अलोंग विद द वर्कर राइट्स। तो एक तरफ हमें वर्कर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना होगा और दूसरी तरफ हमें इनको लेबर को भी हमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। यानी कि इंडस्ट्रीज को हम बहुत ज़्यादा रिजिड लॉज में नहीं डाल सकते, उनको हमें फ्लेक्सिबल लेबर लॉज देने होंगे। थर्ड, एजुकेशन, लिबरलाइजिंग हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर यूजीसी और जो अदर हमारी हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं उनको अपने कोर्स करिकुलम को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना होगा और फैकल्टी और कॉलेज लेवल पर उनको एक फ्रीडम देनी होगी कि लोकल लेवल पर वो अपने कोर्स को कुछ एरियाज में डिजाइन कर सकें। तो डीरेगुलेशन की जरूरत है इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की थी वही यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, और भी 1-2 पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लीगल सेफगार्ड फॉर एनफोर्समेंट होने चाहिए, टैरिफ और फीस को रिड्यूस करो, रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करो, है ना। तो जो रेगुलेशन होना चाहिए वो सेंसिटिव होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से ही आपका जो है ना
ग्रोथ होगी। अगर हम एक डेटा देखें तो, सॉरी वो डेटा मेरे पास में अभी नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा डेटा है। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में देखें तो एग्रीकल्चर प्राइमरीली जो कि क्रॉपिंग होती है, तो क्रॉपिंग सेक्टर में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 2% के आसपास है। और हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, लाइव स्टॉक में, वहाँ पर हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि अगर हमें ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है तो अलाइड सेक्टर को भी फोकस करना होगा, है ना, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, है ना। और इसके अलावा फार्मर्स को हमें एम्फोसाइज करना होगा। पहले हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट किया था, अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, वहाँ पर एफपीओस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और इनोवेशंस कुछ लाने होंगे लैंड लीजिंग में, जैसे कि केरला का मॉडल यहाँ पर इन्होंने एम्फोसाइज किया है कि केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप लीज द लैंड फॉर हॉर्टिकल्चर कल्टिवेशन, ठीक है, और इंप्रूव्ड एक्सेस टू लैंड, क्रेडिट इंश्योरेंस होता है। तो लैंड लीजिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि लैंड लीजिंग पे काफी सारे कंट्रोल्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं जिससे कि फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन ना हो। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं जो लैंड होती है वो खाली रह जाती है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो केरला मॉडल को यहाँ पर एम्फोसाइज किया गया है। तो केरला मॉडल फॉर लैंड लीजिंग, महाराष्ट्र मॉडल फॉर फार्मर एम्पावरमेंट एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तीन एरियाज हैं जहां पर आप अपना सजेशन दे करके और अपने वैल्यूडेशन कर सकते हो। तो मेंस के आंसर में ये सब चीजों को आप लिख सकते हो। अनलीशिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, है ना। तो एनहांसिंग द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इज बोथ ए मींस एंड द एंड, यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस की जो फ्रीडम है अगर हम वो बढ़ाते हैं तो वो हमारा मींस भी है और एंड भी है, दोनों ही है फॉर अनलीशिंग इंटरनल ग्रोथ ड्राइवर। एक चीज तो हमने देख ली कि फॉरेन कंट्रीज पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ग्लोबलाइजेशन खत्म होने की तरफ जा रहा है ना। तो हमें डोमेस्टिकली ग्रो करना होगा, हमें इंटरनल ग्रोथ करनी होगी। डीरेगुलेशन के बारे में हमने बात की है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ना। और डोमेस्टिक डाइवर्स पे फोकस करना होगा। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। फर्स्ट फेज में हमने कंप्लायंस बर्डन कम किया, सिस्टम्स हमने बनाए, डिजिटाइजेशन किया, इंसेंटिव्स दिए। लेकिन अभी फेज 2 में है, तो फेज 2 में हमें और फर्दर जाना होगा, हमें और लिबरलाइज करना होगा। हम एनफोर्समेंट तो करें लेकिन लीगल सेफगार्ड के साथ में करें, टैरिफ्स कम करें लोकल लेवल पर और रिस्क बेस्ड रेगुलेशन करें। यानी कि रेगुलेशन जो है वो वन साइज फिट्स ऑल नहीं होने चाहिए, वो आपके रिस्क बेस्ड होने चाहिए। जी, जो जहां जहां पर भी रिस्क है, जहां जहां पर भी आपको थ्रेट है, सिर्फ वहां वहां पर हम इसको करें। देखिए अभी तक हमने सिर्फ 5 चैप्टर एनालाइज किए हैं। 5 चैप्टर के बाद में आपके तकरीबन 8 चैप्टर और भी हैं। तो ये 8 चैप्टर के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से। ये 5 चैप्टर हमने जो किए हैं इनको आप अच्छे से समझिए और इनकी पीपीटी से इसको रिवाइज कीजिए। और जो सेकंड वाली वीडियो है वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है।